आज हम 2014 में आई मूवी ब्यूटी एंड द बीस्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हमें बच्चों कमरे में दिखाया जाता है जहाँ दो बच्चे बेड पर बैठे होते हैं। उनकी माँ उन्हें कहानी सुना रही होती है। उस बुक का नाम ला बेल इजाबेल होता है। तो उनकी माँ बुक खोलकर आगे कहानी सुनाती है। दोस्तों, यही से हमारी मूवी की ओरिजिनल शुरुआत होती है। एक व्यापारी था, उसकी पत्नी अब नहीं थी। उसके 6 बच्चे थे, उनमें से 3 लड़के और 3 लड़कियां थी। वो बहुत ही अमीर व्यापारी था। उसके पास 3 जहाज थे। एक दिन वो तीनों जहाज समुद्र में डूब जाते हैं। जहाज़ों के साथ साथ उन पर लदा खजाना भी हमेशा के लिए समुद्र में डूब जाता है। व्यापारी बर्बाद हो चुका था। इस वजह से उसे अपने बच्चों के साथ घर छोड़ना पड़ता है। उन 3 बहनों में से 2 बहनें एना एंड क्लोटिल्ड बेवकूफ़ होती है, पर एक बहन काफ़ी ज़्यादा समझदार होती है। उसका नाम बेल होता है। वे नए घर में रहने लगते हैं। शुरुआत में उन्हें काफ़ी तकलीफें होती है, पर समय के साथ साथ आदत हो जाती है। एना एंड क्लोटिन बेल की दोनों बहनें सिर्फ सजने संवरने और शादी के लिए दूल्हा ढूंढने में लगी रहती है। बेल का एक भाई कहानियाँ लिखता था, उसका नाम जिन होता है। दूसरा भाई गलत दोस्तों की वजह से बिगड़ा होता है, उसका नाम मैक्स होता है। तीसरा भाई जो कि बेल की तरह काफ़ी समझदार होता है। एक दिन बेल बाहर कपड़े सुखा रही होती है कि तभी वह उसके पिता आते हैं। वह सभी को कहते हैं कि हमारा एक जहाज समुद्र में मिल चुका है। उस जहाज का सारा सामान महफूज है। इसका मतलब हम फिर से अमीर हैं। सभी खुश हो जाते हैं। दोनों बहनें कहती है कि हम पहले नए कपड़े और गहने खरीदेंगे। पर बेल यह खबर सुनकर कमरे से बाहर बगीचे में आ जाती है। पिता उसके पूछते हैं कि तुम खुश नहीं हो? तो बेल कहती है नहीं, तो क्लोटिन अपने लिए शादी के लिए नए लड़के ढूंढेंगे और आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं होगा। तभी वहाँ एना और क्लोटिन आ जाती है और अपनी सामानों की लिस्ट पिता को दे देती है। पिता बेल से भी पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। बेल कहती है मुझे गुलाब का फूल चाहिए। बेल के पिता अपने बेटे मैक्सिम के साथ शहर की ओर चले जाते हैं जहाँ उनका जहाज उन्हें मिलने वाला था। पर वहाँ जाने पर वहाँ जो अधिकारी होता है वह कहता है कि आप नीलामी के कागजों पर दस्तखत कर चुके हो, अब ये जहाज आपका नहीं है। वे मैक्सिम और उस अधिकारी के बीच झड़प हो जाती है। पिता उसे रोकते हैं पर मैक्सिम उन्हें ही सुनाकर चला जाता है। अगले सीन में हमें एक बार के अंदर एक भविष्य बताने वाली जिसका नाम एस्ट्रिड होता है वो दिखाई जाती है, जो कि अपने लवर को भविष्य कार्ड्स की मदद से बता रही होती है। वहाँ पर मैक्स के पिता आते हैं और कहते हैं कि मैं अपने बेटे को ढूंढ रहा हूँ। मैंने सुना है कि वो यह अक्सर आया करता है। उसका नाम मैक्सिम डेविड ओम वॉट है। मैक्सिम का नाम सुनकर भविष्य देखने वाला लड़का और उसकी सारी गैंग नीचे आ देती है। मैक्स के पिता को कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने हमसे कर्ज लिया था जो कि अभी तक हमें नहीं लौटाया। अब हम तुमसे वह कर्ज वसूलेंगे। पिता कहते हैं कि मेरा बेटा तुम जैसे लोगों से कोई संबंध नहीं रखता। बस फिर क्या था, वो गैंग मैक्स के पिता पर हमला करने ही वाली थी कि जो वहाँ का वेटर होता है वो गन निकाल कर कहता है कि मेरे यहाँ कोई खून खराबा नहीं होगा और मैक्स के पिता को पीछे के रास्ते से निकाल कर भगा देता है। गुंडे सामने के रास्ते से मिलकर उसका पीछा करते हैं पर वो अपना घोड़ा लेकर वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। बेटा न मिल पाने के गम में वो व्यापारी तेज ठंड हवा में अपनी घर की ओर जा रहा होता है कि यही सोचते हुए कि मेरा बेटा घर लौट गया होगा। पर अचानक घोड़े का पैर फिसल जाता है और वह घोड़े के साथ गिर जाता है। घोड़े के पैर में मोच आ जाती है। व्यापारी उसे वही छोड़कर आगे बढ़ने लगता है, पर वह रास्ता भटक जाता है। एक अनजान जगह आ जाता है क्योंकि रात का वक्त होता है। उसे लगता है कि मैं घर पहुंच चुका हूँ। वह अंदर जाता है। वह जगह काफी डरावनी होती है और ना ही कोई वहाँ पर होता है, इसलिए वो डरा हुआ अंदर आता है। व्यापारी जोर से कहता है मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या कोई है? उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी अचानक पीछे से आवाज आती है। वह पीछे देखता है पर वह कोई नहीं होता। अचानक कैंडल्स जल उठती है। वहाँ खाने की टेबल सजी होती है। उसे लगता है मैं मर चुका हूँ, पर असल में वह जिंदा होता है। वह भूखा होने की वजह से थोड़ा खाना खाऊंगा कहकर पेट भर कर खाना खाता है। फिर एक बार अचानक कमरे में एक कोने में कैंडल्स जल उठती है। वहाँ पर वो सारी चीजें मौजूद होती है जो उसकी बेटियों ने उसे लाने के लिए लिस्ट दी थी, सिवाय गुलाब के। अचानक वह उसका घोड़ा सही सलामत आ जाता है। वह आश्चर्यचकित हो जाता है पर वह ज्यादा न सोचकर सारा सामान घोड़े पर लाद कर वहां से निकल जाता है। बाहर आते ही उसकी नजर गुलाब के झाड़ पर पड़ती है। वह उस झाड़ से एक गुलाब तोड़ लेता है, पर जैसे ही गुलाब तोड़ता है उस झाड़ से एक बिष्ट यानी कि भेड़िया बाहर आता है और उस पर हमला कर देता है। उसे कहता है मेरे तोहफे क्या कम थे जो गुलाब भी चोरी कर लिया? तो व्यापारी कहता है कि मैं बहुत इज्जतदार आदमी हूँ, मैं चोरी नहीं करता। ये गुलाब मेरे छोटी बेटी के लिए है। बिस्ट कहता है कि मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ अपने परिवार को अलविदा कहने के लिए। उसके बाद तुम यहाँ वापस आ जाना। अगर नहीं आए तो मैं तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगा, सिवाय तुम्हारी प्यारी छोटी बेटी को छोड़कर। बस तुम्हें अपने घोड़े के कान में जिंदगी तुम्हारे नाम कहना है। बस ये मत भूलना, इस गुलाब के बदले एक जिंदगी। तभी बिस्ट गायब हो जाता है।
व्यापारी को उसके बेटों की आवाज़ उसके कानों में सुनाई देती है। उसके बेटे उसे घर ले आते हैं। घर आकर सारी सच्चाई अपने बच्चों को बताता है। किसी को भी विश्वास नहीं होता, पर जब वे सारे सोने जेवरात देखते हैं तो उन्हें विश्वास हो जाता है। दूसरे दिन जब व्यापारी अपनी बेटी बेल की अलविदा कहने कमरे में जाता है तो उसकी बेटी कहती है कि मेरे पैदा होते ही माँ की मौत हो गई, अब मुझे आपकी मौत की वजह नहीं बनना है। इतना कहकर वहां से वह पिता को कमरे में बंद कर घोड़े को लेकर जंगल की ओर चली जाती है। घोड़े कान में वो वही बोलती है जो बीच ने बताया था, जिंदगी तुम्हारे नाम। अचानक एक रास्ता खुल जाता है। घोड़ा उसे तेजी से उस रास्ते में महल ले जाता है। घोड़े से उतर कर बेल महल में जाती है। वहाँ कोई नहीं होता। थोड़ी सी घबराई होती है, पर फिर भी वह महल में घूमती है। घूमते घूमते एक कमरे में पहुंच जाती है जहाँ पर एक खूबसूरत सी ड्रेस रखी होती है। वही कमरे में एक कोने में चमकीला पानी होता है, जिसमें हाथ डालते ही उसकी सारी चोटें ठीक हो जाती है। बेल वो ड्रेस पहन लेती है और वक्त होते ही मरने के लिए तैयार हो जाती है। वह सीढ़ियों से उतरकर खाने की टेबल की ओर जाती है। तभी पीछे किसी की परछाई बेल को दिखाई देती है। बेल कहती है, मेरा नाम इज़ाबेल है और मैं यहाँ अपने पिता के बदले आई हूँ। बिष्ट उससे खाना खाने के लिए कहता है और हर शाम 7 बजे यहाँ आने के लिए भी कहता है। अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो जंगल तुम्हें भागने नहीं देगा। पर अचानक से बेल उसका चेहरा एक ग्लास में देख लेती है और डर जाती है। अगले सीन में हमें दिखा जाता है कि बेल बेड पर आकर सो जाती है। बेल के सोते ही बेल के सिर पर एक अजीब सी रोशनी आती है और बेल को वो एक सपना दिखाती है जिसमें एक महल होता है। महल की रानी राजा के शिकार करके लौटने पर उनसे मिलती है। राजा ने एक हिरन और सूअर का शिकार कर लाया होता है। साथ में राजा के बहुत सारे पपीज भी होते हैं। राजा रानी से कहते हैं कि आज भी वह सुनहरा हिरन नहीं मिला जिसे मैंने उस दिन देखा था। रानी डरते हुए कहती है कि आप उस हिरन का पीछा करना छोड़ दो। आप जब शिकार पर जाते हो तो मैं यहाँ बिल्कुल अकेली पड़ जाती हूँ। बेल को अचानक होश आ जाता है तो सामने बीस्ट को देखकर वो डर जाती है, पर अचानक वह बीस्ट गायब हो जाता है। आज बेल के लिए दूसरी ड्रेस रखी होती है। बेल तैयार होकर महल का इलाका घूमने निकलती है। उसे पता होता है कि बीस्ट कहीं भी आ सकता है, पर वह हिम्मत कर वहां के सबसे ऊंची जगह पर जाती है ताकि उसे इस इलाके के बारे में जानकारी हो सके। अचानक उसे एक हिरन दिखता है। बेल उसका पीछा करती है पर वो गायब हो जाता है ठीक उसी गुलाब के पेड़ के पास। वो गुलाब के पेड़ के अंदर जाती है। वहाँ पर एक सफेद लेटी हुई मूर्ति दिखाई देती है जिसके सीने में एक सोने का तीर लगा होता है। बेल समझ जाती है कि मुझसे पहले भी यह एक लड़की रहती थी। वो उस पुतले से उदास होकर पूछती है कि आखिर मैं ही क्यों, तुम मेरे ही सपनों में क्यों आती हो। बेल के बीच से मिलने का समय हो जाता है और बेल वापस चली जाती है। बेल को थोड़ी देर हो जाती है पर वो इस बार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बीच से बातें करती है। बेल कहती है, मेरी जिंदगी अब तुम्हारे हाथों में है, लेकिन तुम मेरी हर इच्छा पूरी नहीं कर सकते। इस बात पर विश भड़क जाता है और टेबल पर चढ़ कर कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो। बेल वहां से गुस्से में अपने कमरे की ओर चली जाती है। आज उसे फिर से एक सपना आता है जिसमें राजा ऐलान करता है कि राज्य को एक नया वारिस मिलने वाला है और राजा रानी के साथ फिर डांस करता है। हमें फिर से बेल को बिश के साथ खाना खाते हुए दिखाया जाता है। बेल उसे अपने परिवार से मिलना है ऐसा कहती है, पर बिश नहीं मानता। तो बिश को एक ऑफर देती है कि मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगी और तुम मुझे मेरे परिवार से मिलवा दूंगी। फिर बिस्ट और बेल साथ डांस करते हैं। डांस होने के बाद बिस्ट कहता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। बेल तुरंत उसे धक्का देकर नहीं कह देती है। बेल ने अपना वादा पूरा किया। अब बिस्ट की बारी होती है कि बेल को उसके परिवार से मिलने दे, पर बिस्ट वादा पूरा नहीं करता और वहां से चला जाता है। अगले सीन में हमें बिस्ट को शिकार करते हुए दिखाया जाता है जहाँ बिस्ट एक डुक्कर का शिकार कर उसे उसी सीढ़ियों वाले कमरे में ले जाता है जो बेल को सुबह मिला था। बिस्ट उसे कच्चाई चबाने लगता है क्योंकि बेल उसका पीछा कर रही होती है। बेल यह सब कुछ देख लेती है और बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से तुरंत भाग जाती है। बिस्ट को पता चल जाता है। बेल भागते हुए महल के बाहर निकल जाती है। वहाँ एक नदी होती है जो कि जमी हुई होती है, पर बेल रुकती नहीं, भागती जाती है। वहाँ बीस भी पहुंच जाता है। बेल पर एक छलांग लगाता है और बिल से कहता है, अब तो तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो। क्या अब तुम मुझसे प्यार करती हो। इतना कहकर उसे किस करने ही वाला होता है कि बर्फ की चादर टूट जाती है, जिस वजह से दोनों नदी में गिर जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बिस्ट बेल को उसके कमरे में ले जाता है। बेल के होश में आने के बाद उसे कहता है, तुम अपने परिवार से एक आखिरी बार मिल सकती हो, सिर्फ एक दिन का समय देता हूँ। सुबह होते ही निकल जाना कहकर उस सुनहरे पानी को एक लॉकेट में भरकर बेल को देता है ताकि अगर उसे कोई चोट लगे या मुश्किल आए तो वो ठीक हो सके। अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा, इतना कहकर वहां से चला जाता है। बेल अपने घर जाती है। वह उसके भाई हथियारों के साथ होते हैं। वे बेल को ऊपर के कमरे में लेकर जाते हैं। बेल अपने पिता से मिलती है पर उसके पिता की तबीयत काफी खराब होती है।
तो वही दूसरी ओर बेल की ड्रेस में लगा हीरा देख दोनों भाई मैक्सिम और जीन लालच में आ जाते हैं। उस हीरे को निकाल उसे अपना कर चुकाने के लिए ले जाते हैं। साथ में वो घोड़ा भी लेकर जाते हैं जिसमें बेल आई थी। छोटा भाई रोकने की कोशिश भी करता है पर वो उसे बेहोश कर निकल जाते हैं। बेल की वही अपने पिता के पास आग लग जाती है। तभी वही रोशनी बेल को फिर से एक सपना दिखाती है जिसमें एक सुनहरा हिरन नदी के किनारे पानी पी रहा होता है जो कि राजा को दिख जाता है। राजा और उसके सैनिक उस हिरन पर हमला करते हैं पर हिरन बच निकल जाता है। तो वो उस हिरन का पीछा करते हैं। हिरन भागते भागते महल के बागीचे में आ जाता है जहाँ राजा एक सोने का तीर उस हिरन पर चलाता है और उस तीर से हिरन घायल हो जाता है। राजा घोड़े से उतरकर उस हिरन के करीब जाकर दूसरा तीर मारने ही वाला होता है तो अचानक वो हिरन मनुष्य के रूप में आ जाता है। राजा देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वह हिरन कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी रानी ही होती है। वो उसे बताती है कि मैं इस जंगल की अप्सरा थी, मुझ में इंसानी रूप लेने की शक्ति थी, मैं महसूस करना चाहती थी कि प्यार क्या होता है, फिर मुझे आप मिले। रानी के पिता जंगल के देवता होते हैं। रानी ये सब बता रही होती है कि तभी आसमान से दिल दहला देने वाली आवाज आती है, मेरी बेटी को मारने के लिए मैं तुम्हें शैतान बनने का श्राप देता हूँ। तुम्हें मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई लड़की तुमसे प्यार करेगी। और तभी वो रानी पत्थर की बन जाती है। अगले सीन में हमें वही जगह दिखाई जाती है जहाँ से महल जाने का रास्ता खुलता है। दोनों भाई मैक्सिम और जिन उन लुटेरों को हीरा देकर हमारा कर्ज माफ कर दो कहते हैं, हम इसके जैसे बहुत सारे हीरे दे सकते हैं। ऐसा कहकर वो उन गुंडों को उस महल की ओर ले जाते हैं और बेल वहाँ सपना देख रही होती है कि कैसे राजा को शैतान बनने का श्राप मिला। और अचानक उसकी आँख खुलती है। उसे लॉकेट में जो पानी होता है वो याद आते ही तुरंत पिता को पिला देती है। पिता स्वस्थ हो जाते हैं और उन्हें होश आ जाता है। बाकी दोनों बहनें वह पिताजी को स्वस्थ देख काफी खुश होती है। बेल पिता से कहती है कि मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकती, मुझे जाना होगा। तो वही दोनों भाई उन गुंडों को महल तक पहुंचा देते हैं। वहाँ पहुंचते ही एस्टिन कहती है कि यह खतरा है, पर उसकी बातों को नजरअंदाज कर गुंडा वो अपने आदमी को चारों दिशाओं में जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे लगता है कि वह लड़की सिर्फ पैसों से प्यार करती है, ना कि उससे। एस्टेट को सुनहरी रोशनी उस सोने के तीर के पास ले जाती है जो कि रानी के सीने में लगा था। एस्टेट वह तीर निकाल कर उसे अपने पास रख लेती है। तो वही दूसरी ओर बेल को छोटा भाई होश में आने के बाद बताता है कि तुम्हारा घोड़ा लेकर मैक्सिम यहाँ से चला गया। महल के बागीचे में गुंडे खुदाई कर रहे होते हैं तो वही लड़की सोने का तीर लेकर आ जाती है और हमें यहाँ से जाना चाहिए ऐसा कहती है। गुंडा कहता है कि क्या तुम मजाक कर रही हो? तो वो लड़की कहती है यह बहुत खतरा है, मुझे ये सोने का तीर मिला है जिसकी हमें सालों से तलाश थी। इसमें ताकत है, इसी की मदद से हमें धन दौलत और पावर मिलेगी। पर उस गुंडे को भरोसा नहीं होता। वह उस लड़की को खाई की ओर झुकाकर पूछता है कि मैं कैसे भरोसा करूं कि तुम यहाँ वापस नहीं आओगी। तभी लड़की कहती है अगर मुझ पर भरोसा नहीं तो कम से कम भविष्यवाणी पर करो, मैंने मौत देखी थी भविष्यवाणी में। तो वो सोने का तीर लेकर वह वो सारी बातों को अनसुना कर अपने साथियों के साथ महल का दरवाजा तोड़ वहाँ लूटपाट करने लगता है। पीछे छुपकर यह सब देख रहा होता है। तो वही बेल अपने छोटे भाई के साथ उसी दिशा में महल की ओर बढ़ती है। रास्ता घनी नोकुली झाड़ियों से ढका होता है पर बेल पैदल ही उतरकर रास्ता पार करने की कोशिश करती है पर उसे काफी चोट लग जाती है और वह वही झाड़ियों के बीच फंस जाती है। बेल जंगल के देवताओं से गुजारिश करती है कि मुझे उसके पास वापस जाना है, मेरी मदद करे। तभी वो रास्ता अचानक खुल जाता है। तो वही गुंडा महल लूटकर बाहर आता है। एस्ट्रिड को कहता है कि अंदर कोई नहीं था, अब सारे फैसले तुम्हारे कार्ड नहीं सिर्फ मैं करूंगा। वो सारे गुंडे वापस जा ही रहे होते हैं कि बागीचे से एक बड़ा दानव बाहर आता है और उन पर हमला कर देता है। वे उस दानव पर अपनी बंदूक से हमला कर उसे भगा देते हैं पर उसके जाने के बाद वहाँ और भी कई सारे दानव आ जाते हैं। उनमें से एक दानव पर विष सवार होता है। दानव उन गुंडों को एक एक कर कुचल देता है। दानव बेल के दोनों भाइयों को कुचलने ही वाला होता है कि बेल और उसका छोटा भाई वहाँ पहुँच जाते हैं और बेल बीच में जाकर उन्हें बचा लेती है। गुंडा देख लेता है कि दानव बेल पर हमला नहीं कर रहा। तभी बेल के गले पर चाकू रख उसे बंधक बना लेता है। बिस्ट उस पर हमला करने वाला होता है कि गुंडा उसे पीछे हटने के लिए कहता है वरना बेल को मारने की धमकी देता है। चाकू की वजह से बेल के गले से खून बहकर नीचे जमीन पर गिर जाता है और गिरते ही वहाँ पर एक गुलाब का फूल खिल उठता है। इस वजह से गुंडे का ध्यान भटक जाता है। तभी बेल तुरंत उसके चंगुल से बच निकलती है और बिस्ट उस गुंडे पर हमला कर देता है। बिस्ट उसे जान से मारने ही वाला होता है कि बेल उसे माफ करके उस गुंडे और उसके भाइयों को यहाँ से जाने देने के लिए कहती है। पर इतने में शातिर गुंडा वो सुनहरा तीर उस बिस्ट के सीने में मार देता है जिससे बिस्ट वही बेहोश हो जाता है और सारे दानव टूटने लगते हैं। आसमान में तेज रोशनी हो जाती है। वैसे ही पेड़ों की जड़ें सारे इलाके में फैलने लगती है।
गुंडा और एस्लेट वहां से भागने लगते हैं और बेल भी बिस्ट को लेकर अपने भाइयों के साथ महल की ओर भागती है। एस्लेट दौड़ते दौड़ते गिर जाती है। उस पर एक दानों का टुकड़ा गिरने ही वाला होता है, पर वह गुंडा उसे नहीं बचाता, उसे वही मरने के लिए छोड़ देता है। तब एस्लेट उसे इससे भी बुरी मौत मरने का श्राप देती है। बेल बिस्ट को अपने कमरे में लाकर उसी चमत्कारी पानी में डालती है, पर चमत्कारी पानी काम नहीं करता। जड़ें अंदर तक आ जाती है। तीनों भाई डटकर उन जड़ों का सामना करते हैं तो वही बिस्ट की सांसें रुकी होती है। बेल उस तीर को सीने से निकाल लेती है, वैसे ही बिस्ट की सांसें चलने लगती है और वो होश में आ जाता है। बेल बिस्ट को कहती है, आज हमने साथ खाना नहीं खाया। तो बिस्ट कहता है, आवाज से लग रहा है कि तुम्हें बुरा लगा। क्या इस बात की कोई भी उम्मीद है कि तुम एक दिन मुझसे प्यार करोगी? बेल कहती है कि वो दिन आ गया है और इतना कहते ही उसका एक आंसू उस पानी में गिर जाता है। तभी सुनहरी रोशनी बिस्ट को पानी में खींचती है और फिर बिस्ट फिर से मानव रूप में आने लगता है। तो वही सारी जड़ें वापस जमीन में समाने लगती है और जाते जाते उस गुंडे को भी अपने साथ ले जाती है। बिस्ट पूरी तरह इंसानी रूप में आ जाता है। उसके सारे पपी नॉर्मल हो जाते हैं और यही हमारी कहानी खत्म हो जाकर रहने लगे। उसके भाइयों ने किताबों की छपाई का काम शुरू किया। दोनों बहनों ने जुड़वा भाइयों से शादी की और उनके पिता ने फूलों का कारोबार शुरू किया। अब वो बहुत खुश है और आखिर में हमें दिखाया जाता है कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि बेल ही थी और वो दोनों बच्चे उसी बिस्ट यानी कि राजा और बेल के थे। और यही हमारी कहानी का द एंड होता है। धन्यवाद।